जनवरी का जो अभी पेपर हुआ मेरे को लगा थोड़ा सा टफ आया है। द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर प्लेनर, तो यहाँ पर आपको दोस्तों स्क्वायर प्लेनर बताने, बहुत बार केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी कि इनऑर्गेनिक का यही पूछेंगे, कुछ पूछने के लिए बचता ही नहीं है। PCl5 आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आपका होता है। यहाँ पर XgO-F4 और BrF5 आपके क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये तो दोस्तों PYQ वीडियो से ही उठ के आ गया। AgCN AgNO2, तो ये हमने मैच द कॉलम में बात की थी कि AgCN क्या बनाता है, NC बनाता है, आइसोसाइनाइड बनाता है, तो NC आपका हो जाएगा। और नाइट्रो एल्केन बनाता है, मैच द कॉलम अगर आपको याद हो तो Ag जो है आपका NO2 मेरा नाइट्रो एल्केन बनेगा, ONO वाला यहाँ पर अल्काइल नाइट्राइल नहीं बनेगा, तो इसका आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन दिया है, उसके बाद दोस्तों KOH 623 केल्विन 300 एटीएम। तो दोस्तों बहुत बार आपको मैंने इस चैनल पे बताया था कि KOH 623 केल्विन 300 एटीएम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ये क्लोरोबेंजीन से हम करते हैं, डॉस प्रोसेस इसको बोलते हैं, डाउ प्रोसेस। इसके बाद CO2H प्लस कोल्बे रिएक्शन हमने दोस्तों की थी, CO2H प्लस कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, ये बनता है सैलिसिलिक एसिड बनता है। इसके ऊपर अगर मैं NH3 डेल्टा लगा दूं, क्या लगा दूं दोस्तों, NH3 डेल्टा, तो फिर यहाँ पर ये एसिड का क्या बन जाएगा, आपका अमाइड बन जाएगा। जो आपका एसिड बना था ना, एसिड, उसका दोस्तों क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्डो NH2। Br2KOH होफमैन ब्रोमाइड, ये भी हमने की थी PYQ वाले वीडियो में, जो लास्ट में जो आपका बनाया था। C डबल बॉन्डो को आपको हटा देना होता है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्डो को मैं हटा दूंगा तो सिर्फ मेरा दोस्तों यहाँ पर NH2 बच जाएगा, सिर्फ मेरा यहाँ पर NH2 मेरा बच जाएगा। CH-Cl3KOH यहाँ पर हमने बताया था, ये आपका प्राइमरी अमीन बन गया, कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो बहुत सारी रिएक्शन भाई एक ही बात पूछ ली, सैल्यूट है हमारी टेस्टिंग एजेंसी को। तो OH, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। OH उसके बगल में क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, तो ये भी टेस्ट कर लिया गया आपका, क्या बनेगा, OH उसके बाद आइसोसाइनाइड। तो कितने फॉर्मूले पूछ लिए, मतलब 1 2 3 4 5 रिएक्शन दोस्तों एक ही साथ, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों इधर देखिएगा, आपको दोस्तों स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो ये 8 का बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को ये तो दिख रहा है 2 2 6, और यहाँ पर एक आपको कार्बोकेटायन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पूरे में सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, मतलब ये क्या है, एरोमेटिक। और आपको बताया गया था एरोमेटिक हो तो दोस्तों आपको सोचना ही नहीं है, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर CpH3 होल थ्राइस है, तो ये यहाँ पर आपके पास CpH होल थ्राइस है, तो आप यहाँ पर देखिएगा इसके ऊपर अगर प्लस रेजोनेंस हो जाएगा तो फिर ये 2 वाला आपका ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके पास दो तो pH है, तो इसमें थोड़ा कम रेजोनेंस होगा 2 वाले से। फिर उसके बाद आपका 4, तो 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 तो आपका सिंपल 2 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा भाई, 1 आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 1 तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है। तो 1 2 3 4 वाला ऑर्डर ही नहीं है क्या, ये है दोस्तों 1 2 3 4, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा, यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिलीजिंग CO2 गैस विद एक्वस NaSCO3। तो फिर यहाँ पर एक्वस NaOH3, तो यहाँ पर मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है किसकी सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूं पिक्रिक एसिड दोस्तों, ये जो बेंजोइक एसिड है इससे ज़्यादा आपका दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यहाँ पर 3 बार NO2 और OH। 1 तो दोस्तों यहाँ पर आ गया। अब बात फंसी 2 और 3 में, तो यहाँ पर लगता तो ऐसा है कि दोस्तों CH3 मेरे को यहाँ पर माइनस, CH3 मेरे को प्लस आई देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑर्थो इफेक्ट मेरा हो जाता है, ऑर्थो इफेक्ट हो जाता है, इसलिए 3 वाले की 2 से ज़्यादा हो जाती है, तो 1 3 2 यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर आप फंस सकते थे, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद इधर देखिए एटॉमिक रेडियाई का आपसे दोस्तों ऑर्डर पूछा है, एटॉमिक रेडियाई। तो फिर यहाँ पर मैं जब लेफ्ट से राइट जाता हूँ तो लेफ्ट से राइट मेरा एटॉमिक रेडियस क्या करता है दोस्तों, डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर मेरे को यही दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया हुआ है तो मेरा ग्रुप 14 है, फॉस्फोरस दिया हुआ है तो ग्रुप 15 है, Cl दिया हुआ है तो ग्रुप 17 है, फ्लोरीन भी दिया हुआ है तो ग्रुप 17 है। तो दोस्तों फ्लोरीन से आपका बड़ा होता है Cl, जानते हैं Cl आपका नीचे आता है, फिर तो सिलिकॉन 14 वाला 15 वाले से बड़ा, फिर उसके बाद Cl आपका बड़ा, तो ये तो आपका ठीक है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा बेरिलियम को आपको मैग्नीशियम से बड़ा दिखा दिया गया है, गलत बात है। यहाँ पर बेरिलियम उसके बाद आपका मैग्नीशियम आता है, तो मैग्नीशियम आपका नीचे आता है, नीचे साइज बढ़ता है, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा, तो यही इनकरेक्ट वाला हो जाएगा। बाकी तो आप दोस्तों जान ही रहे हैं, Mg आपका ग्रुप 2 में आ गया, Mg आपका ग्रुप 2 में आ गया, Al आपका ग्रुप 13 में आ गया, C ग्रुप 14 में आ गया, और ऑक्सीजन आपका ग्रुप 16 में आ गया। तो फिर ये यहाँ पर तो आपका साइज़ ठीक है। यहाँ पर Al वाला भी
Al आपका बड़ा होता है बोरॉन से क्योंकि वो आपका नीचे आता है, तो AlBnF ये आपका ठीक है। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कंसिडर इन आयन Al Tl और Pb, आयन Al Tl और Pb द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो फिर यहाँ पर आयन Tl और Al मेरे क्या है, ग्रुप 13 के हैं, Pb मेरा दोस्तों ग्रुप 14 का है। तो आपको पता है आयनाइजेशन इंथैल्पी यहाँ पर क्या करती है दोस्तों, इंक्रीज करती है जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ। तो ग्रुप 14 वाले की सबसे आपकी ज़्यादा होगी ग्रुप 13 वालों से, तो ग्रुप 14 की सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि पीबी की सबसे ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद दोस्तों स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पीबी का कौन सा होता है, +2 की +4, +2 पीबी वाला दोस्तों ज़्यादा स्टेबल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। सबसे कम किसकी होगी, तो कल ही हमने वीडियो किया था पी ब्लॉक के ऑर्डर में, आयन की सबसे कम होती है आपके किसमें, ग्रुप 13 में। तो ये आयन 3+ आपका ज़्यादा प्रेफर करता है, सिर्फ Tl ही आपका प्लस में यहाँ पर प्रेफर करता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ इक्वल एनर्जी किसके पास है, आपको बताना है इक्वल। तो हमने दोस्तों किया था N+L रूल, तो N+L जिसका बराबर होगा उसका दोस्तों इक्वल होगा। 2 + 2 4 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, 3 + 2 5 आ गया। तो सी और डी जो है आपके इक्वल है, एम कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो सी और डी आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ए और बी। तो फिर यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन सेम हमने दोस्तों 12th फिजिक्स में किया था। तो फिर यहाँ पर अगर मैं इसको दोस्तों वी मान लूँ और बी वाले को मैं 0 मान लेता हूँ, तो फिर वी के बाद यहाँ पर मेरा वी ही रह जाएगा, r/3 के बाद हमारा x हो जाता है, मान लेते हैं घट के, तो यहाँ से आपका x से ये आपका x ही हो जाएगा। तो फिर अगर मैं देखूँ तो फिर v और x के बीच में क्या क्या लगा है, v और x के बीच में लगा है मेरा r/3, v और x के बीच में लगा है मेरा r/3, v और x के बीच में मेरा लगा है r/3, और यहाँ पर भी x का भी, तो यहाँ ये तो 0 ही है ना, तो फिर ये भी आपका 0 हो जाएगा। फिर सब दोस्तों आपके v और 0 के बीच में लगे हैं, सब आपके v और 0 के बीच में लगे हैं, और r/3 3 बार लगा है, तो r/9 आपका हो जाएगा। इधर दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। तो फिर यहाँ पर हमने इसको तो बहुत बार देखा है, 2 2 2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कॉन्जुगेशन भी है, मतलब ये है एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, नो डाउट। फिर इसके बाद CpS3, तो CpS3 मतलब पीएच से आपका दोस्तों बेंजीन से आपका 3 बार रेजोनेंस, 3 जगह से रेजोनेंस, तो मेरा 2 हो जाएगा। उसके बाद PH2CH यहाँ पर 2 ही जगह से रेजोनेंस, उसके बाद 1 2 3 4, ये तो आपका सिंपल 2 डिग्री है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज केप्ट अलोंग वाई एक्सिस फॉर इक्विपोटेंशियल सर्विस, क्या आपको दोस्तों कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है कि ये वाई एक्सिस पे दोस्तों मेरे को यूनिफॉर्म वायर दिया हुआ है लीनियर चार्ज पे। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मेरे को एक बात पता है कि अगर दोस्तों ये मेरा ये है, तो फिर अगर मैं इसको वाई एक्सिस मान लूँ, इसको एक्स मान लूँ, इसको जेड मान लूँ, तो फिर यहाँ पर अगर मैं देखूंगा ना, तो वाई आपका कुछ भी हो सकता है, वाई आपका कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं दोस्तों एक वायर की बात करूँ, तो सारे पॉइंट के लिए एक्स और जेड क्या होगा, सेम होगा। तो x² + z² मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये मेरे को बताना है करेक्ट कौन सी है, ये मेरे को करेक्ट बताना है। तो फिर यहाँ पर कुछ तो आप वैसे ही अलग कर सकते हैं, न्यूट्रॉन पे आपका 0 का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आपका 1 का, यहाँ पे -1 का। तो फिर यहाँ पर आप इसको अविकली रख लीजिए, 0 + 1 + 1। तो भाई 0 से +2 कैसे चला गया, गलत हो गया, 0 से +2 कैसे चला गया, गलत हो गया। और आप दोस्तों ध्यान रखना है, अगर E- निकल रहा है, बीटा नेगेटिव डिके है, तो फिर क्या बनता है, एंटी न्यूट्रिनो बनता है, क्या बनता है, एंटी न्यूट्रिनो बनता है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों रूट मीन स्क्वायर, ये तो हमने किया था, ये हमने तो आप जो आपके PYQs थे उनमें भी किया था। √3 RT/m होता है, तो फिर आप वेलोसिटी देख पा रहे हैं, √T के आपके प्रोपोर्शनल है। ये स्क्वायर वाला ग्राफ नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा दोस्तों आपका ग्राफ बनेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें दोस्तों आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर ई को सिर्फ दिख जाए, तब दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि म्यू की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या होगी। तो फिर दोस्तों ई को मेरा दिख बस जाए, तो फिर यहाँ पर दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा बनना चाहिए 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जस्ट बचा है, ग्रेजिंग इंसिडेंस मेरा यहाँ पर हो गया है। तो फिर यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एंगल कितना जा सकते हैं, 45 डिग्री एंगल हम दोस्तों यहाँ पर जा सकते हैं मैक्सिमम। तो फिर दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप वो लगाएंगे, तो ये मेरा दोस्तों 90 हो जाएगा, ये मेरा थीटा हो जाएगा, ये मेरा दोस्तों 90 - थीटा यहाँ पर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से मेरा 45 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप स्नेल्स लॉ लगा लेंगे। और फिर दोस्तों मेरे को बताना है
कि अगर 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया यानी कि ये क्या क्रिटिकल एंगल है। और साइन सी की वैल्यू क्या होती है 1/μ, साइन सी की वैल्यू होती है 1/μ, तो म्यू हो जाएगा मेरा 1/sin सी, 1/sin सी 1/1/√2 यानी कि √2 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन आ गया है। आज ये दोस्तों आपको दिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम है, तब आपको दोस्तों रेशियो बताना है। तो फिर यहाँ पर अगर मैं दोस्तों रेजिस्टेंस को मैं दोस्तों मान लूँ लैम्डा, तो लैम्डा मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों R/L, तो R मेरा हो जाएगा लैम्डा L। तो फिर यहाँ पर A/4 ये है, तो ये मेरा लैम्डा A/4, क्योंकि लैम्डा इंटू एल, तो ये मेरा लैम्डा A/4, ये मेरा लैम्डा A/4 और ये मेरा दोस्तों A/4, तो ये भी मेरा लैम्डा A/4। तो फिर यहाँ पर अगर मैं एडजेसेंट कॉर्नर बताना है आपको, एडजेसेंट कॉर्नर की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास एडजेसेंट कॉर्नर पे क्या आ गया, A है, B है और ये तीनों λ/4 आपके दोस्तों सीरीज में आपके आ गए। तो 3 λ/4 यहाँ पर λ/4, यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इसका पैरेलल करूँ तो R1 R2 3 λ/4 बाई यहाँ पर λ/4 और यहाँ पर नीचे 3 λ/4 प्लस λ/4 यानी कि लैम्डा। यहाँ पर अगर मैं दोस्तों लैम्डा से लैम्डा काट लूँ तो ये मेरा आ गया 3 λ/16, 3 λ/16 आ गया। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लैम्डा A/3, ये हो जाएगा लैम्डा A/3, ये हो जाएगा लैम्डा A/3। तो फिर यहाँ पर ये और दो ये आपके सीरीज़ में हो गए, ये और ये आपके सीरीज़ में हो गए और ये लैम्डा A/3 के साथ आपके पैरेलल में हो गए, क्योंकि हमको इन दोनों के बीच में देखना है लैम्डा A/3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से यहाँ पर सिर्फ लैम्डा ए मेरे को यहाँ पर दिखेगा। तो फिर यहाँ पर ये कट के मेरा आ जाएगा, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो फिर यहाँ पर मेरा 32/27 आ जाएगा। बात दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, सारी सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव हो दोस्तों जरूरी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ एवरी फोर्स, गलत बात है। पोटेंशियल एनर्जी दोस्तों सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होती है, नॉन कंजर्वेटिव जैसे टेंशन फ्रिक्शन इन सब के लिए नहीं होती। उसके बाद दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डेल्टा एच आपको ये दिया हुआ है एच के लिए, यहाँ पर ओ के लिए और यहाँ पर H2O के लिए। तो फिर यहाँ पर OH बॉन्ड का आपको यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो H+ और OH-, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों H2O मेरा दोस्तों O2 के साथ मिलके H2O2 के साथ मिलके बनाता है H2O, और यहाँ पर मैं हाफ लगा लूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरा यही मेरे को दिया हुआ है। तो यहीं पर दोस्तों यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन होगी। तो फिर दोस्तों कैलकुलेशन कर लेते हैं। H2O का मेरा दोस्तों आया है -248, तो मेरा ये आया -248। यहाँ पर H2 अगर एक H का आपका 222 है यानी कि उनकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, यहाँ पर 2 आपके H हैं यानी कि कितना है 444 है। फिर इसके बाद दोस्तों मेरे पास ये O का दिया हुआ है तो हाफ करना पड़ेगा इसको मेरे को यहाँ पर हाफ O2 है यानी कि एक ही O है, मतलब यहाँ पर मेरे को 22 इसको दोस्तों मेरे को डायरेक्ट जोड़ लेना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर अब दोस्तों ये मेरे को दिया हुआ है -248 और यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड। तो फिर OH बॉन्ड मेरा कितने होगा, यहाँ पर HOH यहाँ पर होगा जो 2 या X यहाँ पर मेरा होगा। तो फिर यहाँ से मेरा कितना आएगा X 666, ये मेरा हो जाएगा 666 माइनस प्लस 248, तो मेरा ये दोस्तों 471 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 250 है, वही मैं सोच रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, बात तो हम सेम ही करेंगे। H2O की माइनस मेरी 248 यहाँ पर आई है, यहाँ पर दोस्तों H2 है होता तो 244 यहाँ पर हो जाएगी, प्लस यहाँ पर O2 है तो फिर यहाँ पर मैं 250 ही लूँगा, एक ही ऑक्सीजन है। माइनस में मैं क्या करूँगा, माइनस में यहाँ पर 2x हमारी जो HOH की यहाँ पर आई थी, तो यहाँ पर मेरा 2x कितना हो जाएगा 444 प्लस 250 प्लस 248, तो फिर 250 और 248 तो मेरा दोस्तों 498 हो जाएगा। तो यहाँ पर 444 और 498 ये मेरा हो जाएगा दोस्तों 942, तो ये मेरा दोस्तों 471 आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों आपका ये एक पॉइंट ए है, ए से आपका सी गया है तो फिर आपको वहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पर बतानी है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों इनिशियल अगर मैं दोस्तों इसको 2r इसकी पूरी लेंथ है तो इनिशियल इलोंगेशन मेरा कितना है r है। और दोस्तों अगर ये यहाँ से यहाँ चला गया ना, यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ से यहाँ चला गया तो ये मेरा √2r हो गया, ये मेरा √2r हो गया। तो फाइनल इलोंगेशन मेरा कितना हो गया √2r माइनस r, डेल्टा x √2r माइनस r,
मतलब जो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये √2 - 1 इंटू आर मेरा यहाँ पर आ गया है। फिर इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, यानी कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मैं कैसे लिखूंगा, तो फिर दोस्तों इधर से देखेंगे तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ के आर स्क्वायर, इनिशियल लेंथ उसकी इतनी थी तो हाफ के एक्स स्क्वायर हम लिखते हैं, फिर उसके बाद हाफ के √2 - 1 आर स्क्वायर, फिर उसके बाद mg/r वो भी दोस्तों ऊपर चल गया है, आर डिस्टेंस वो आपका ऊपर चल गया है, तो फिर वो एनर्जी भी आपकी जुड़ी है, = हाफ mv²। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अरे यार इसके बाद दोस्तों इधर पे देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको ये दिया हुआ है सिग्मा = σ0 × x × AB। तो फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको बताना है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्या होगा। तो फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम दोस्तों यहाँ पर स्ट्रिप काटना शुरू करते हैं, dx हम ये लेंथ की स्ट्रिप मांगेंगे, और तो इनका हम दोस्तों यहाँ पर dm निकाल सकते हैं। dm कैसे निकालेंगे दोस्तों, सिग्मा इंटू डी ए करके, तो मेरा सिग्मा यहाँ पर ये पूरा है तो इंटू ए बी, और यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा, dx इंटू बी, यहाँ पर मेरा एरिया हो जाएगा दोस्तों dx इंटू बी, तो फिर यहाँ से मेरा आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों इसको आप दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, तो फिर ये मेरा दोस्तों 2a/3 यहाँ पर आ जाएगा। x कहाँ से जा रहा है, 0 से मेरा a यहाँ पर दोस्तों जा रहा है, तो फिर यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, x² मेरा ये हो जाएगा, तो मेरे ये 0 से a जा रहा है, तो फिर आप भी जानते हैं 2a/3 हो जाएगा। y वाले की बात करूँगा ना, तो y में तो कोई मेरी दिक्कत ही नहीं है, y में तो सबका यहाँ पर वो सेंटर ऑफ मास मेरा दोस्तों b/2 पे आएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको दिया हुआ है कि ये भी आपको बहुत पुराना सवाल है, एक दोस्तों एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 4 डिग्री है, एक दोस्तों मेरा ये यहाँ पर मेरा कितना डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, उसका दोस्तों मेरे को डिग्री पता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अगर वो सेम डिस्पर्सन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि नो डिस्पर्सन है, मतलब दोनों का डेविएशन सेम है, तो μ-1 a1 = μ-1 a2, तो इसका मेरे को 1.54 मेरे को दिया हुआ है, तो 1.54 - 1 इंटू a इज इक्वल टू 1.72 दूसरे का म्यू है इंटू -1 इंटू a, तो फिर यहाँ पर ये मेरा कितना हो जाएगा 0.54 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.72 इंटू a, तो फिर ये मेरा 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर λ1 इसका दोस्तों 10 ब्राइटफील्ड इतने पे आ रहा है, तो फिर λ2 पे कितने पे आएगा, तो फिर दोस्तों y क्या होता है d λ/d, nth के लिए तो nd λ/d ब्राइट के लिए। तो फिर यहाँ पर अगर दोस्तों मेरे को दोनों y1 और y2 बराबर चाहिए हैं, मतलब मेरे को n मेरा बराबर चाहिए है, यानी कि दोनों पे ये मेरा 10th ही चाहिए है, तो फिर किसकी प्रोपोर्शनल हो गया दोस्तों, ये मेरे दोस्तों लैम्डा पे आपका प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि डी भी आपके दोनों के लिए सेम है, तो λ1/λ2 मेरा यहाँ पर हो जाएगा, तो d1/d2, तो y1/y2 मेरा हो जाएगा λ1/λ2, तो फिर ये मेरा दोस्तों डायरेक्ट कट के आ रहा है, यहाँ पर ये 320 जा 330 नहीं, ये 322 जा, तो फिर यहाँ पर ये 10 11 ये 10 करके ये मेरा y2 मेरा कितना आ रहा है 11 मिलीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, R2 = 2R1। तो फिर यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको स्पीयर दिया हो क्लियर, मेरे को क्वेश्चन यहाँ पर पता नहीं है, यहाँ पर अगर आपको ऐसे दिया हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। मुझे तो ये पड़ता है I इज़ प्रोपोर्शनल टू R², क्योंकि I दोस्तों mr² यहाँ पर होगा, I मेरा mr² हो गया, तो कोई भी एक्सिस ले लें R² पे ही आपका प्रोपोर्शनल है। अगर 2 टाइम्स R है, सेम मटेरियल है, सेम मास भी आपको दिया होगा, 2 टाइम्स R है तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स वो मेरा यहाँ पर हो जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चन थे। यहाँ पर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैच करना है। तो फिर यहाँ पर H2O2, तो फिर ऑक्सीजन यहाँ पे आपका -1 में है, यहाँ -2 में है, यहाँ 0 में है, तो यहाँ पर आपका डिसप्रपोर्शनेशन यहाँ पर हो गया। NaS दोस्तों यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ आपका कंबसन हो गया, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यही क्वेश्चन दोस्तों थे। मेरे को लगा दोस्तों ये जो पेपर है थोड़ा मॉडरेट लेवल का आया बाकी शिफ्ट से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन आपके पास है तो भेज दीजिएगा, उनका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। PY की वीडियो से बहुत सारे रिपीट हुए।